तो ये पहले क्वेश्चन को पढ़ने के समय आप यह आंकिए कि क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव। फिर आपको ये क्वेश्चन क्या है, आर्गुमेंटेटिव है हाइपोथेटिकल है? तो इसमें हमको एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का पॉइंट चाहिए होगा क्या? तो कितने लोग इसमें एग्री करना चाहोगे? एग्री और डिसएग्री, और बाकी लोग अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं करे। थोड़ा सा अगर जोखिम नहीं उठाओगे तो अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, जोखिम से बचते रहे, अंत में यूपीएससी बलिदान ले लेगा। कहां तक जोखिम से बचोगे? बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी? बेहतर है कि अपने आप को एक्सपोज करो, जोखिम से बचाने का कृत्रिम प्रयास न करो। कहा जाता है कि जब रेगिस्तान के मरुस्थल में जब तूफान आता है तो वहां शुतुरमुर्ग बालू में अपनी मुख गाड़ देता है ताकि हमारे तूफान के अस्तित्व का पता न चले। तो हिंदी माध्यम के अधिकांश बच्चे बालू में मुंह गाड़े हुए हैं और केवल कोचिंग क्लास में बैठकर तथ्यों को नोट कर रहे हैं, नोट्स को संवार रहे हैं, बुक्स खरीद के उस पर नाम लिख के जिल्दसाजी कर रहे हैं, यूट्यूब सुन रहे हैं। केवल क्या नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। अब इस तरह से शुतुरमुर्ग की तरह मुख गाड़े रहोगे तो हमारे सामने कहने मत आना सिलेक्शन के बारे में, तब तो सिलेक्शन ना होना ही तय है। इसलिए मेरे क्लास में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, स्टैंड क्लियर करो। अब ये पूछ रहा है परिणाम विहीन घटना थी, तो अब तक जितना हमने बताया, तो तुमको ऐसा क्या लगता है कि क्या कहने में ज्यादा पॉइंट हमको मिलेगा? परिणाम न बताने में ज्यादा पॉइंट मिलेगा या परिणाम बताने में ज्यादा पॉइंट मिलेगा? तो इसका मतलब है परिणाम विहीन घटना है, उसे डिसएग्री करने में ही हमारा फायदा है। समझ रहे हो? अब एक बात मैं यहां पर बता दूं, जो मानविकी विषय होती है, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट होता है, तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में हम किसी भी मुद्दे पर हमें ऐसा नहीं कि सहमति के बिंदु दर्शन है, हम सहमति में भी जा सकते हैं, असहमति में भी जा सकते हैं। जैसे आज ही देखो, तुम्हारा हिंदू न्यूज़पेपर ने पूछा है कि क्या इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर वेपन में फर्स्ट स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को छोड़ देना चाहिए? पक्ष में, विपक्ष में, न्यूट्रल, तीन विचार है। अब उसमें कौन सा विचार गलत है और कौन सा विचार सही है, ऐसा हम नहीं कह सकते। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है और तर्क से उसको पुष्ट करना पड़ता है। लेकिन हां, सिविल सेवा परीक्षा में एक रेड लाइन है आपके लिए। रेड लाइन ये है कि जो चीजें आपको बताई जा रही है या जो चीज आप लिख रहे हो, उसमें दो चार रेड लाइंस को हमें अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और उसमें हमें एक संतुलित एक विचार रखना चाहिए। तो वो रेड लाइन क्या है? तो हमारी संवैधानिक मूल्य के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, भारत की समन्वित संस्कृति के मूल्य के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, हमारी जो आपसी सहमति है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व हैं उनको कंट्रावेन नहीं करना चाहिए। तो अगर ये सब कुछ है तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम पक्ष और विपक्ष दोनों में जा सकते हैं। तो आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन में हम पक्ष में भी जा सकते हैं, विपक्ष में भी जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में विपक्ष में जाने में हमें ज्यादा फायदा है क्योंकि हमारे पास आर्गुमेंट ज्यादा है। फिर जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के अंत में एक टर्म आता है जो होता है की टर्म्स। उस शब्द में मैं तो आपको एक पेज पर भी लिखा दे दूंगा, उसको कोई फायदा नहीं है, आपको क्लास में धीरे धीरे यूज होगा। एक शब्द आता है व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या कीजिए में आपको यह होता है कि कोई स्टेटमेंट है, वह स्टेटमेंट को कोई व्यक्ति जान रहा है लेकिन वह अस्पष्ट है। तो व्याख्या करने का मतलब है कि उसको व्याख्या करके आप जितना स्पष्ट कर सके मेहरबानी होगी। उसको ऐसे बताइए कि एकदम शीशे की तरह उसको साफ हो जाए, उदाहरणों के द्वारा, बाकी चीजों के द्वारा। तो उसको बोलते हैं व्याख्या कीजिए।
अगर परीक्षण कीजिए डाल देते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी को ऐसी चीज बता रहे हैं जो जान रहा है, परंतु इस क्रम में कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो नहीं जान रहा है। तीसरा आता है विश्लेषण की। जो विश्लेषण का मतलब होता है कि शब्दों को तोड़ तोड़ कर और उसको विश्लेषित करके अलग अलग कंटेक्स्ट में उसको बताइए। जैसे यहां पर है कि उसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो महत्व का विश्लेषण एक राजनीतिक संदर्भ में, इसका महत्व का विश्लेषण करते हैं, इसके महत्व के निम्नलिखित पहलू उभर कर आते हैं। इसका महत्व अरब साम्राज्य के हित में, पश्चिमी विश्व, हिंदुस्तान के हित में। तो पश्चिमी विश्व के हित में इसका महत्व है, राजनीतिक क्षेत्र में इसका महत्व, सांस्कृतिक क्षेत्र में इसका महत्व, सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत हिंदुस्तान के संदर्भ में इसका महत्व, पश्चिम अरब साम्राज्य के हित में इसका महत्व, वो जो पश्चिमी विश्व है यानी यूरोप है उसके संदर्भ में इसका महत्व। तो ऐसे करके आप विश्लेषण करेंगे तो विश्लेषण कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए का मतलब है कि इससे हमको डिसएग्री करना होगा। एग्री डिसएग्री दोनों का। आलोचनात्मक परीक्षण में क्या होता है कि मत मतलब सबल और निर्बल पक्ष दोनों को तौलते हुए फिर हमको निर्णय लेना होता है। तो अगर हम सबल और निर्बल पक्ष दोनों को तौलते हुए निर्णय लेते हैं तो फिर होता है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि सबल और निर्बल पक्ष, आप कहेंगे भाई कौन ऐसा होता है, तो जैसे अब आप पूछते हैं कि भाई वर्तमान सरकार की आर्थिक नीति की व्याख्या कीजिए, तो उस नीति का क्या क्या पहलू उसको बताएंगे। और वही पूछेंगे वर्तमान सरकार की आर्थिक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो हमको उस आर्थिक नीति का सबल पक्ष क्या है, निर्बल पक्ष क्या है, दोनों को दिखाते हुए तब हमारा निर्णय सबल में भी जा सकता है या निर्बल में भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। विवेचन कीजिए का मतलब होता है टू डिस्कस। टू डिस्कस का मतलब है कि उस संदर्भ में जो अलग अलग विचार हैं उन विचारों को ध्यान में रखते हुए उनको उद्धृत करते हुए फिर अपना विचार दीजिए। ये तुमको किसने कह दिया? तुम जानना चाहते हो कि बताना चाहते हो? पहले दिखाते हुए तब हमारा निर्णय सबल में भी जा सकता है या निर्बल में भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। विवेचन कीजिए का मतलब होता है टू डिस्कस। टू डिस्कस का मतलब है कि उस संदर्भ में जो अलग अलग विचार हैं उन विचारों को ध्यान में रखते हुए उनको उद्धृत करते हुए फिर अपना विचार दीजिए। ये तुमको किसने कह दिया? तुम जानना चाहते हो कि बताना चाहते हो? पहले ये तय कर रहे हो। जानना चाहते हो। कहां पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? कोचिंग वाले निकालते हैं ना। ये समस्या तो आएगी बच्ची, कोचिंग संस्थान तो बहुत है तो समस्या तो आएगी, लेकिन समस्या का हल मैं इसको ऐसे समझाता हूं प्रैक्टिकली। देखो, बिना उदाहरण के समझाने की यही समस्या होती है। कोचिंग वालों को क्या लगता है, एक शब्द दे के उत्तर दे देते हैं, फिर उनके पीछे पढ़ोगे तो उनके पास ना कोई उदाहरण है ना कोई काम है, केवल एक शब्द है, ऐसे करिए, ऐसे लिखिए। लेकिन जब लिखना हो तो मैं तुमको अभी लिख के बताऊंगा ना, तब पता चलेगा। लिख के जब तुम देखोगे तब उसका पता चलता है। जैसे टर्म अगर है कि अकबर की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो अकबर की धार्मिक नीति का हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों को तौलते हुए, लेकिन हमारा निष्कर्ष तो पॉजिटिव ही आना चाहिए ना। आफ्टर ऑल मध्यकाल का सबसे उदार धार्मिक नीति वाला शासक है, तो हमारा निष्कर्ष होगा इन सीमाओं के बावजूद भी यह। अगर वहीं पूछेगा औरंगजेब की धार्मिक नीति के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो वहां पर औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के पीछे छिपा हुआ उसका राजनीतिक उद्देश्य बताएंगे। देखो भाई, उसने कट्टर धार्मिक नीति अपनाई है, परंतु वह औरंगजेब के कट्टर मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि औरंगजेब की राजनीतिक आर्थिक बाध्यताओं का भी परिणाम है। उस बाध्यता के बारे में दिखाएंगे। अंत में निष्कर्ष होगा कारण जो भी हो, लेकिन इसने साम्राज्य पर घातक प्रभाव पैदा किया। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा।
मेरी बात आप तक पहुंच पाई कि नहीं पाई? अभी अब कन्विंस नहीं लग रहे हैं, बहुत दबाव में लग रहे हैं, क्योंकि आपको जो बातें कभी आपने पढ़ी आपके दिमाग पर इतनी अमिट छाप छोड़ दी है कि उस कुसंस्कार को निकालने में थोड़ा हमको वक्त लगेगा, लेकिन हम कामयाब जरूर होंगे उस निकालने में। आपने बड़ी मेहरबानी की कि अंत में एक सेंटेंस जोड़ दिया कि ऐसा मैं समझता हूं, नहीं तो आपके बोलने से हाँ पास में। देखिए, अब मैं एक उदाहरण बताता हूं, आपके समझ में कुछ दिक्कत थी तब ना आपने मेरे यहां कोचिंग ज्वाइन किया हुआ, नहीं तो आप इतने नासमझ तो है नहीं कि इतना पैसा खर्च करके फिर दोबारा उन्हीं बातों को लेने आए हैं। कुछ न कुछ तो आपको मेरी बात लगी होगी कि यहाँ फायदा होगा, तभी आप आए हैं ना। तो मेरी बात सुनिए, एकदम बिल्कुल ही भरोसा करके बात सुनिए, क्योंकि आपकी हम लोग इस मुखई नर के बहुत सीनियर टीचर हुए, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात पैदा की। हाँ, देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे तुम्ही को लेता हूँ ना, जैसे आप इनको इनके बारे में कहेंगे ये एक महान छात्र है, एक महान विद्यार्थी, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो अब हमें तय करना होगा, तुम घबराना नहीं बिल्कुल, हमें तय करना होगा कि हम इनकी सबल पक्ष और निर्बल पक्ष दोनों को देखना होगा। तो अब जैसे अगर हमने तय कर लिया कि भाई हम तो इनके अगेंस्ट में जाने वाले हैं, तो हमारा उत्तर शुरू हो जाना चाहिए इनके सबल पक्ष से, है ना। तो हम देखें कि भाई हाँ देखिए इन्हें, अच्छा, और हमें उत्तर, देखो राइटिंग जो होती है वह रचनात्मक चीज होती है। अभी तुम उस लेवल पर सोच ही नहीं पा रहे हो, अभी तुम लोग केवल शब्द का मतलब समझते हो। अब हमें इनको निगेट करना है, तो पहला सेंटेंस लिख दिया, अगर हम चाहे हम अगर शुरू में हमने लिख दिया कि यह एक महान छात्र हैं क्योंकि इन्होंने ये किया, एक ये किया, एक ये किया, तो अगर बाद में इनके हम अगेंस्ट में जाएंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। तो हम वहां पर लिखेंगे इन्हें एक महान छात्र के रूप में देखा जाता रहा है और महानता की निम्नलिखित कसौटियां बताई गई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हम न्यूट्रल जा रहे हैं, माना जाता रहा है, हम नहीं मान रहे, पैराग्राफ चेंज। परंतु तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके चरित्र में इस चीज का अभाव है, इस चीज का अभाव है, इस चीज का अभाव है। इसलिए अब निष्कर्ष देना है, तो ये महान नहीं थे कहेंगे तो इम्पोलाइट हो जाएगा, कहेंगे इसलिए यहां पर महानता शब्द पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, या महानता शब्द पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हमने तय कर लिया इनको महान सिद्ध करना है, तो कहेंगे कि महान शब्द सर्वाधिक गुणों की अपेक्षा रखता है और इसके लिए अमुक 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 गुण को आवश्यक माना जाता है। यद्यपि इनमें इस गुण का अभाव है, इस गुण का अभाव है, इस गुण का अभाव है, परंतु ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, इसलिए कुछ सीमाओं के बावजूद भी ये महान छात्र ठहरते हैं। समझा? कबीर ये घर राम का खाला का घर ना है, शीश उतारे भूई धरे सो बैठे घर माए। विचार जब शीशे की तरह साफ होगा ना, तो क्वेश्चन पत्ती की तरह उड़ने लगेंगे आंखों के सामने से। कोई समस्या नहीं, तुम लिखो तो सही, पहले तुमको उच्चाटन मंत्र देकर पूरे संस्कार को उतारना पड़ेगा, फिर नए संस्कार डालने पड़े। लिखो, आगे बढ़ो।